हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है सीआईटीएस की परीक्षा 16 सितंबर और 17 सितंबर को होने वाली है। तो इसी दृष्टि से हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि सीआईटीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट से हैं और सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, और यदि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक अपने टेक्निकल को क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मास्टर टेक्निकल क्लासेस का लिंक दिया गया, आप जा कर के वहाँ से कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड डाउट के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर संपर्क करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क ऑन। तो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसमें डेटम लाइन और ग्रेजुएशन कहाँ पर मार्क की हुई होती है? स्पिंडल पर, बैरल पर, फ्रेम पर या फिर एनविल पर। तो हमको क्लियर होना चाहिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें डेटम लाइन और इस पे जो ग्रेजुएशन बनी होती हैं ये बेसिकली बैरल या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्लीव, इस पर मार्क की हुई होती हैं। जो ग्रेजुएशन लाइनें होती हैं 0.5 mm के अंतराल पे मार्क की गई होती हैं। इसी के साथ साथ दूसरा पूछा जाता है कि थिम्बल पे जो ग्रेजुएशन लाइनें मार्क की हुई होती हैं ये कितने के अंतराल पे होती हैं? तो ये बेसिकली 0.01 mm के अंतराल पर इस पे ग्रेजुएशन लाइनें मार्क की हुई होती हैं। इससे कुछ और कंसेप्ट की बात की जाए तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm, या फिर ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच इसका लीस्ट काउंट होता है। प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो ये स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पर, या कह सकते हैं नट और बोल्ट के सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? तो किसी भी जॉब को 0.01 mm में 0.001 इंच की सूक्ष्मता में चेक करता है या मापता है। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो 1848 ईस्वी में इसका आविष्कार जीन पाल्मर जी ने किया था। ठीक, किसने किया था? जीन पाल्मर जी ने इसका आविष्कार किया था 1848 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, वो J.R. ब्राउन जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ इसके जो अन्य ऑप्शन है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। स्पिंडल क्या होता है? तो ये बेसिकली माइक्रोमीटर का मूवेबल भाग होता है जिस पर बाही थ्रेड कटी होती है और डायरेक्टली जो होता है थिम्बल के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट फ्रेम, बेसिकली ये फ्रेम कुछ इस शेप में होता है, कास्ट स्टील का बनाया जाता है या फिर इनवायर स्टील का बनाया जाता है। इस पर माइक्रोमीटर की रेंज लिखी हुई होती है जिसे 0 से 25 है। तो ये बताता है कि ये माइक्रोमीटर 0 से 25 mm के अंदर मेजरमेंट ले सकता है। नेक्स्ट जो इसमें एनबिल है, ये माइक्रोमीटर के इस सिरे पर लगा हुआ होता है, ये फिक्स्ड पार्ट होता है, इसको घिसने से बचाने के लिए इस पर कार्बाइड टिप को प्रेज कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द टू पार्ट ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से? स्ट्रेट एंड ब्लेड, नेक्स्ट स्टिक एंड प्लेट, स्टॉक एंड ब्लेड, स्टॉक एंड बेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमें क्लियर होना चाहिए जो ट्राई स्क्वायर होता है उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, स्टॉक एंड ब्लेड। इसमें पूछा जाता है कि ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। स्टॉक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग क्या होता है? तो ये 90 डिग्री के कोण में किसी भी जॉब की समतलता या वर्गकायता की जांच करता है। कोई भी अगर सरफेस है इसकी हमें फ्लैटनेस चेक करनी है तो इसके लिए ट्राई स्क्वायर प्रयोग करते हैं, या फिर 90 डिग्री के इन दोनों एज के बीच 90 डिग्री का एंगल चेक करना है कि 90 डिग्री में फिनिश है या कि नहीं, तो इसके लिए भी स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्राई स्क्वायर। पूछा जाता है ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लेते हैं? तो ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड के बाहरी सिरे से लेकर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक लिया जाता है। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है, तो अंडर कट क्यों दिया जाता है? तो जब भी मापते समय मान लीजिए हम इस पे माप रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे इसको स्थान देने के लिए जो कुछ बर्स वगैरह होती हैं वहाँ पर उसको स्थान देने के लिए ट्राई स्क्वायर में अंडर कट रखा जाता है। तो
आशा करते हैं आपको ट्राई स्क्वायर का एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बेसिकली क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये माइक्रोमीटर हैज नेगेटिव एरर 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर 40.53 mm। कोई माइक्रोमीटर उसमें 0.03 mm की निगेटिव एरर है, ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm मेजर करता है तो उसकी सही रीडिंग क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में जीरो एरर क्या होती है। तो जब कभी थिम्बल की जीरो लाइन होती है वो स्लीव या बैरल पर बने डेटम की जीरो लाइन से मैच नहीं करती, उससे आगे या पीछे निकल जाती है, तो उसी को जीरो एरर कहा जाता है। और इस जीरो एरर को ठीक करने के लिए पूछा जाता है किसका प्रयोग करते हैं। तो जीरो एरर को ठीक करने के लिए सी स्पैनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। या फिर अब ये जीरो एरर कितनी प्रकार की होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव एरर क्या होती है, तो जब भी हमारे जो डेटम लाइन बनी हुई है स्लीव पर या कह सकते हैं बैरल पर, उस डेटम लाइन पे जो थिम्बल की जीरो लाइन है वो उससे थोड़ी पीछे रह जाती, मीन्स ये थिम्बल की जीरो लाइन हो गई। और ये हमारी क्या है, स्लीव या बैरल की डेटम लाइन है, उससे क्या है थिम्बल की लाइन जीरो लाइन पीछे रह जाती है, नीचे रह जाती है। तो इस स्थिति में कौन सी एरर होती है, तो यहाँ पर होती है पॉजिटिव एरर। और इसको सही करने के लिए रीडिंग लेने के बाद हम क्या करते हैं, उस रीडिंग में हम रीडिंग लेने के बाद जो हमारी रीडिंग आती है उसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एरर को घटा देते हैं, तो हमें एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव एरर की। तो जब कभी थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे निकल जाती है या कह सकते हैं ऊपर चली जाती है। पहली कंडीशन क्या थी, जो थिम्बल की जीरो लाइन थी वो डेटम लाइन से नीचे थी या पीछे थी तो पॉजिटिव एरर थी, इसको हम घटा देते थे। यदि थिम्बल की जीरो लाइन स्लीव की डेटम की जीरो लाइन से ऊपर निकल जाती, आगे निकल जाती, तो कौन सी एरर होती है, तो उस कंडीशन में निगेटिव एरर होती है। और इसको हम जब रीडिंग ले लेते हैं तो कुल रीडिंग लेने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, निगेटिव एरर को जोड़ देते हैं, तो हमें फाइनल रीडिंग प्राप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 0.03 mm की निगेटिव रीडिंग है, इसको हमें 40.53 में जोड़ना है। तो जब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा 40.56। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा निगेटिव एरर से। तो एरर को किसके द्वारा सही किया जाता है, तो सी स्पैनर के द्वारा इसको सही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केरोसिन ऑयल इज यूज एज ए कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग ए वर्क पीस मेड ऑफ। केरोसिन ऑयल का प्रयोग किस वर्क पीस की ड्रिलिंग करते समय या मशीनिंग ऑपरेशन करते समय किया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी हम एल्युमिनियम के बने जॉब या एल्युमिनियम में ड्रिलिंग रीमिंग या कुछ अन्य मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय एज ए कूलेंट के रूप में केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कभी हम कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट होने के कारण हम कोई भी कूलेंट प्रयोग नहीं करते, उसको हम ड्राई सूखा ही मशीनिंग करते हैं, मतलब सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ दिस बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील पर निम्नलिखित में से कौन सा आपबंध सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मीन्स ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए सबसे अधिक किस बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर होना चाहिए, विट्रीफाइड बॉन्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील को बनाते समय। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्रीफाइड बॉन्ड। इससे बॉन्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो बॉन्ड का प्रतीक पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड को डिनोट किया जाता है वी के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रबर बॉन्ड को डिनोट किया जाता है आर के द्वारा। जो सैलक बॉन्ड है, इसी सैलक बॉन्ड को दूसरा नाम होता है इसका, सैलक बॉन्ड को हम प्रदर्शित करते हैं ई के द्वारा। और नेक्स्ट बॉन्ड जो होता है सिलिकेट बॉन्ड इसको हम प्रदर्शित करते हैं यश के द्वारा। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बैकेलाइट या फिर सैलक बॉन्ड, ठीक। क्या पूछा जाता है, बैकेलाइट या सैलक बॉन्ड। तो सैलक बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, बैकेलाइट बॉन्ड होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है, नीचे एक कोई फिगर दिया गया है, इसमें से आपको क्रॉस पिन हैमर को पहचानना है। ठीक, इन द फिगर गिवन बिलो व्हिच वन इज क्रॉस पिन हैमर। तो बेसिकली क्रॉस पिन हैमर में क्या होता है, तो क्रॉस पिन हैमर में जो उसकी पिन होती है वो हैंडल के अक्ष के क्या होती है, क्रॉस में होती है। तो देखते हैं कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो सबसे पहला हैमर दिया गया है, ये इसकी जो पिन है वो गोल है, गेंद के समान अर्ध गोल है। तो कौन सा हैमर हो जाएगा, बाल पिन हैमर हो जाएगा। बाल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो पंचिंग कार्य करते समय पंच पर चोट मारने के लिए या रिवेट के हेड को फैलाकर उसको शेप देने के लिए बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। दूसरे हैमर की बात की जाए तो ये क्या है, जो ये हैंडल यहाँ पर हम लगाते हैं, हैंडल के एक्सिस के सीधाई में इसका जो पिन है तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग नाली, चैनल, बी ग्रुप बनाने के लिए या साथ ही साथ सीट को समतल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्रॉस पिन हैमर के बारे में, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है हैंडल की एक्सिस, अब इसके क्रॉस में यहाँ पर इसकी पिन बनी हुई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका भी प्रयोग नाली, चैनल या फिर बी ग्रुप बनाते समय क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। जो फोर्थ ऑप्शन दिखाया गया है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक प्रकार का मैलेट होता है जो कि लकड़ी या वुड से बनाया जाता है। सीट मेटल कार्यों में हल्की चोट मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है फॉर जनरल पर्पज ये बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट हाइट ऑफ। सामान्य कार्यों के लिए हम बेंच वाइज को कितनी ऊंचाई पर फिट करते हैं, तो क्लियर होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर निकल के आता है सी ऑप्शन 106 सेंटीमीटर। सामान्य कार्यों के लिए बेंच वाइज को कितने ऊंचाई पर फिक्स किया जाता है, तो 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इसको फिक्स किया जाता है। यदि 106 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में दिया गया होता आपको 3 सही 1/2 फुट, अगर ब्रिटिश में पूछा गया है तो 3 सही 1/2 फुट, या फिर कारीगर के कोहनी की ऊंचाई के बराबर फिक्स किया जाता है जब कारीगर अपने मतलब बाजुओं को मोड़कर खड़ा हो। तो एल्बो लेवल या फिर 106 सेंटीमीटर या 3 सही 1/2 फीट, जो भी ऑप्शन में दिया गया आप वहां से उसको पिकअप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर में क्या है, आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर। फिगर दिया गया आपको यहाँ पर और एक मशीन दी गई है, आपको पहचानना है। तो फिगर देख के आपको क्लियर हो रहा होगा ये कौन सी मशीन है, तो एक प्रकार की कौन सी मशीन है, स्लॉटर मशीन दिखाई गई है आपके फिगर में। मिलिंग, शेपिंग, स्लॉटर, इस चीज़ों को ज़्यादा से डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर टेक्निकल क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर ये पूछ रहा है द बेड ऑफ लेथ इज मेड ऑफ। जो लेथ मशीन या खराद मशीन उसका बेड किसका बना होता है, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या फिर रॉट आयरन का। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो भी मशीनों के जितने भी मशीनों के बेड होते हैं बेसिकली कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है, दबाव बल को सबसे ज़्यादा सहन करता है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम जो भी मशीन के बेड होते हैं उसको कास्ट आयरन से ही बनाए जाते हैं। लेथ मशीन के बेड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस प्रकार से हार्ड किया जाता है, तो इसको हार्ड करने के लिए फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और लेथ बेड से संबंधित क्या होता है, जो भी मशीनों के बेड होते हैं उनको बनाने से पहले उसकी सीजनिंग की जाती है जिससे कि उसमें फर्दर डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक, बट एक इसमें मतलब कमी होती है कि ये कंप्रेसिव लोड को तो सहन कर सकता है लेकिन इम्पैक्ट लोड को सहन नहीं कर सकता। मतलब अचानक अगर आप इस पर भार डाल रहे हैं तो उसको सहन नहीं कर सकता है, टूट जाता है। इसी गुण को कहा जाता है ब्रिटलनेस। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। निम्नलिखित में से सेंटर लेथ का कौन सा भाग नहीं है, तो क्लियर होना चाहिए सैडल, फीड रॉड, आर्बर या लीड स्क्रू। तो यहाँ से अगर बात की जाए सेंटर लेथ के पार्ट नहीं है तो सैडल भी सेंटर लेथ में होता है, फीड रॉड होती है, आर्बर होता है, लेकिन सॉरी सैडल होता है, फीड रॉड होता है, लीड स्क्रू होती है, लेकिन आर्बर सेंटर लेथ में नहीं होता है। आर्बर किस में लगा होता है, आर्बर मिलिंग मशीन में लगा होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, जिसमें हम कटर को माउंट करके फर्दर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है,
तो सैडल, फीड रॉड, लीड स्क्रू ये सभी किसके भाग हैं? सेंट्रल लेथ के भाग हैं, लेकिन आर बेरिस का भाग नहीं है। ठीक है, लीड स्क्रू से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो इस पे थ्रेड कटी होती है एक्मे थ्रेड। इसका एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है। प्रयोग कब किया जाता है लीड स्क्रू का? तो जब भी कभी हमें ऑटोमेटिक फिट देनी होती है या फिर हमें थ्रेड कटिंग के लिए, मोस्टली थ्रेड कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन। नीचे एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र में हमें देखना है कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नर्लिंग टूल दिया गया है, एक कोई जॉब दी गई है, इस पर ये एक प्रकार का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी ऑपरेशन कहलाती है? तो इस ऑपरेशन का नाम है नर्लिंग, इंडेंटिंग, स्क्रैचिंग या फिर पैटर्न मेटिंग। तो इसको क्या कहते हैं? इसको नर्लिंग कहा जाता है। किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के वर्कपीस पर उसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, ग्रिपिंग पावर को अच्छी करने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर कुछ पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नर्लिंग ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? व्हिच अमॉन्ग दीज मेटल लाइटेस्ट, व्हिच अमॉन्ग दीज मेटल इज अ लाइटेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो सबसे हल्का होता है? इस सबसे हल्के धातु की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन टिन, दूसरा लेड, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कॉपर। तो क्लियर होना चाहिए सबसे लाइट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो होती है एल्यूमिनियम, सबसे हल्की धातु होती है। प्रतीक क्या होता है? एल होता है। एल्युमिनियम का गलनांक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 658 डिग्री सेल्सियस या 660 डिग्री सेल्सियस, जो भी एग्जाम में दिया गया आप उसको पिकअप कर सकते हैं। लाइट वेट होने की वजह से ही एल्युमिनियम का प्रयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है, हवाई जहाज उद्योग में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट वेट होने के कारण ही इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो जो लेड होती है ये क्या होती है? सबसे भारी धातु होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको पहचानना है आइडेंटिफाई द गेज सोन इन द फिगर। नीचे दिए गए आरेख में गेज को पहचानिए कि ये कौन सा गेज दिया गया है। तो फिगर देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा, ये डिस्क टाइप का है, बीच बीच में थोड़े थोड़े क्या होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं। तो इस गेज का कौन सा नाम है? ठीक, तो फिगर देख के आप लोग पहचानिए कौन सा है। स्टैंडर्ड गेज है, वायर गेज है, डेप्थ गेज है या फिर ड्रिल गेज है? तो आपको क्लियर होना चाहिए इस गेज का नाम क्या है। इसका नाम है वायर गेज। वायर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब भी हमें किसी सीट की थिकनेस चेक करनी होती है, सीट की मोटाई चेक करनी होती है या फिर किसी वायर का डायमीटर चेक करना होता है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है वायर गेज का। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका साइज कितना होता है। तो 0 से लेकर के 36 नंबर तक इसका साइज होता है। 0 नंबर सबसे बड़ा होता है, 36 नंबर सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है, मतलब 0 से 1 2 3 4 ऊपर की तरफ जाता है, वैसे वैसे सीट की जो मोटाई होती है, वायर का डायमीटर होता है, वो क्या होता है? घटता जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी लिक्विड। अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण कौन सा है? सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट आपको पहचानना है। ऑप्शन दिया गया है ग्रेफाइट, ग्रीस, लॉयड ऑयल और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अरंडी का तेल, कस्टर ऑयल। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो ग्रीस होती है ये सेमी लिक्विड अर्ध तरल स्नेहक का उदाहरण होती है। यहाँ से एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट कौन सा लुब्रिकेंट है? तो एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट होता है जहाँ पर घर्षण वगैरह ज़्यादा होता है। परमानेंट रूप से हमें क्या करनी होती है? लुब्रिकेशन करना होता है, बार बार लुब्रिकेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। या फिर माइका का, वहाँ माइका वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं। लार्ड ऑयल और कस्टर ऑयल ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये लिक्विड लुब्रिकेंट के एग्जाम्पल हैं, तरल स्नेहक के उदाहरण है। ग्रीस कैसा है? ये सेमी लिक्विड अर्ध तरल है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, जो लुब्रिकेंट होता है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका उत्तर होता है विस्कोसिटी। जो श्यानता होती है किसी भी लुब्रिकेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट मशीनिंग ऑपरेशन। लगभग सभी मशीनिंग कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ कौन सा होता है?
या सबसे ज़्यादा सामान्य कार्यों के लिए कौन सा मतलब प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा होता है। ऑप्शन दिया गया सोल्यूबल ऑयल, वाटर, कंप्रेस्ड एयर या फिर मिट्टी का तेल। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल, घुलनशील तेल, या फिर इसी को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन करते समय। रेशियो पूछा जाता है कि वाटर का और सोल्यूबल ऑयल का रेशियो क्या होता है। तो जब भी कभी हमें वाटर में सोल्यूबल ऑयल मिलाना होता है तो इसका रेशियो होता है 1:20। 1 क्या होता है, सोल्यूबल ऑयल होता है, 20 क्या होता है, वाटर होता है। मतलब 20 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर हम सोल्यूबल ऑयल को मिला सकते हैं। 1:20 के रेशियो में बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन को भी क्लियर कर लीजिए। कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय। और मिट्टी का तेल कहाँ प्रयोग करते हैं, केरोसिन ऑयल। अभी हमने ऊपर देखा था जब भी कभी हमें एल्युमिनियम के जॉब में ड्रिलिंग मशीनिंग ऑपरेशन करने होते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ दिस कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज ए होल। कोई भी होल है, छेद है, उसको अंतिम रूप देने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए, पहला ऑप्शन डाई, दूसरा टैप, तीसरा रीमर, चौथा बोरिंग बार। तो क्लियर होना चाहिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर का, कि किसी भी छेद को अंतिम रूप देना है, होल को अंतिम रूप देना है, उसको फिनिश करना है तो प्रयोग किया जाता है रीमर का। अन्य ऑप्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी हमें सिलेंड्रिकल वर्कपीस पर जब बाहरी थ्रेड काटनी होती है, एक्सटर्नल थ्रेड काटनी होती है जॉब में, तो वहाँ पर डाई का प्रयोग किया जाता है। टैप का प्रयोग कब करते हैं, तो जब भी किसी इंटरनल सरफेस होल वगैरह में हमें थ्रेडिंग करनी होती है तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है टैप का। हैंड टैप की बात की जाए तो एक सेट में 3 होते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप का ही दूसरा नाम होता है फिनिशिंग टैप। ठीक है, इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है ब्लाइंड होल में थ्रेडिंग करने के लिए, फिर थ्रेड को अंतिम आकार देने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एग्जैक्टिंग ड्रिल होल्ड इज कॉल्ड। विद्यमान छेद के अंत में बेवलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं। कोई होल है, इसके मतलब अंत को थोड़ा सा बेवल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या फिर काउंटर सिंकिंग। तो आपको क्लियर होना चाहिए किसी भी होल के अंत में छेद को हमें बेबल जो करना होता है ये प्रक्रिया कहलाती है काउंटर सिंकिंग। तो 17 नंबर का सही हो जाएगा डी ऑप्शन, काउंटर सिंकिंग। और ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। बोरिंग क्या होती है, तो किसी भी बनाए गए छेद को, होल को बड़ा करने के लिए बेसिकली बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। स्पॉट फेसिंग क्या होती है, तो किसी भी होल या सरफेस के ऊपरी सरफेस को फिनिश करने के लिए जिससे कि वाशर का हेड वगैरह या फिर स्क्रू का हेड वगैरह प्रॉपर सीट कर सके, वाशर को प्रॉपर सीट करने के लिए बाहरी सरफेस को फिनिश करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, स्पॉट फेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट, काउंटर बोरिंग से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए, अगर एग्जाम में क्या दिया गया है, सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो वो होती है काउंटर बोरिंग। और पहले से बने होल के छिद्र को बेवल करने की प्रक्रिया काउंटर सिंकिंग कहलाती है। तो क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया, फिगर गिवन बिलो शोज ये टाइप ऑफ कट ऑफ ए फाइल। मतलब यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें कि एक प्रकार का फाइल का कट है, आपको पहचानना है कि कौन सा कट दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार का फिगर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा कट दिखाया गया है, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट या फिर रैश कट। तो ये कुछ जो तीत हैं इसको हम जूम करके देखेंगे तो ऐसे ट्रेंगुलर आकार के सब इंडिविजुअल तीत बने हुए हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल तीत है इसको हम कौन सा कहते हैं, तो इसका नाम दिया जाता है रैस्प कट। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैस्प कट सही हो जाएगा। जो इसके दांते होते उठे होते नुकीले होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो लकड़ी, तब वुड के लिए, या फिर रबर में, या फिर प्लास्टिक में जब हमें फाइलिंग करनी होती है तो वहाँ पर बेसिकली प्रयोग किया जाता है रैस्प कट फाइल का। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अन्य ऑप्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। जो सिंगल कट दांते होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सिस से 60 डिग्री के कोण में काटे जाते हैं और इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर फाइन फिनिशिंग के लिए सिंगल कट का प्रयोग किया जाता है। डबल कट की बात की जाए तो इसमें जो दांते होते हैं विकर्ण के रूप में कटे होते हैं। जो एक दांता होता है ठीक वो 70 डिग्री पर
और दूसरा जो दांता होता है वो 51 डिग्री पे कटा होता है। ठीक, 70 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इसे ओवर कट कहते हैं, और फिर 51 डिग्री को क्या कहते हैं, अप कट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग सभी ज़्यादातर मेटल पे इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें कभी अधिक मात्रा में धातु को हटानी होती है तो वहाँ पर डबल कट का प्रयोग किया जाता है। जो एक कर्व कट है, सी नंबर ऑप्शन का, कर्व कट में क्या होते हैं, इसमें जो दांते होते हैं वो कुछ वक्राकार कर्व के रूप में होते हैं और काफ़ी गहरे दांते होते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली जो कर्व कट होता है, इस फाइल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली कॉपर या फिर टिन या लेड की फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली जो कर्व कट फाइल होती है किस फाइल पे होती है, तो बिक्सन फाइल, एक स्पेशल फाइल आती है बिक्सन फाइल, उसमें बेसिकली कर्व कट दांतें कटे होती हैं जो कि गहरे कर्तन में प्रयोग की जाती है। तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड आर बेंट एज सोन इज कॉल्ड। तब जो हेक्सा ब्लेड के दांते हैं नीचे दिखाए गए हैं उसको क्या करते हैं, हम एक कुछ इस प्रकार के लहर के रूप में मोड़ते हैं, कुछ दांतों को दाएं की तरफ, कुछ दांतों को बाएं की तरफ। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, पैटर्न, स्टाइल, सेट या फिर सीरीज। तो हेक्सा ब्लेड के दांतों को दाएं व बाएं मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो सेटिंग कहलाती है। और ये सेटिंग बेसिकली क्यों की जाती है, तो इस सेटिंग के करने से जो हेक्सा ब्लेड है वो अपने मतलब जो उसकी थिकनेस है उससे अधिक में क्या कर सकता है, मेटल को रिमूव करता है, कटिंग करता है। और इस सेटिंग की वजह से ही जो कूलेंट हम उसमें प्रयोग करते हैं वो कटिंग पॉइंट तक इजीली पहुंच जाता है, और कटिंग करते समय वर्क पीस और ब्लेड के बीच घर्षण भी कम होता है, चिप्स आसानी से रिमूव होते रहते हैं। तो इन सभी के लिए क्या करते हैं, उसमें हम सेटिंग कर देते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये पूछ रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ पेपर दैट कैन यूज फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस, इट इज कॉल्ड। यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिच पेपर, टफ पेपर, हार्ड पेपर या फिर एमरी पेपर। तो आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली जो एमरी पेपर होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी सरफेस को फिनिश करने के लिए। ये कई ग्रेडों में होते हैं, रफ ग्रेड, मीडियम ग्रेड और फिर फाइन ग्रेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर, फिगर बिलो शोज स्पार्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलॉय स्टील, व्हिच वन रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। नीचे दिए गए आरेख में चार भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क गुण को बताया गया है। ये कौन सा जो ऑप्शन है ये हाई कार्बन स्टील को या उच्च कार्बन स्टील का प्रतिनिधित्व करता है। तो 21 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये आपकी लौ दिखाई गई है ये किसको बेसिकली हाई कार्बन स्टील को डिनोट करती है। तो इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में, टॉपिक को, इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे टेक्निकल मास्टर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने सभी टॉपिक को बेसिक से एडवांस तक क्लियर किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर 8757574567 मीन 8795574567 इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी डाउट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार की लौ नहीं है। ऑप्शन दिया गया न्यूट्रल फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये न्यूट्रल फ्लेम होती है भी एक प्रकार की फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम है, लेकिन न्यूट्रल फ्लेम या प्राकृतिक फ्लेम कोई एक फ्लेम नहीं होती है। ठीक, ये किसी भी प्रकार की कोई फ्लेम नहीं होती है। तो इसका 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात की जाए न्यूट्रल फ्लेम की, तो न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा और एसिटिलीन की मात्रा दोनों की मात्राएं समान होती हैं, इक्वल रेशियो में होता है। इसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। तो नेक्स्ट दिया गया है डी नंबर का कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इसमें बेसिकली एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका मतलब नाम दिया जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का।
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे कोई डाउट होता है तो आप हमें मतलब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, वहाँ आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे अधिक से अधिक। इससे और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे बेसिकली सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। एक्सीटिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो C2H2 होता है। इसके गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, मैरून होता है। ठीक, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ ड्रिल यूज्ड, इट्स कुड ड्यू टू, मतलब कोई भी प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से अगर होल का आकार बड़ा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है, टू मच फीड, ज़्यादा फीड, हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, हेलिक्स एंगल सही से नहीं है, या फिर लिप क्लियरेंस नॉट एक्यूरेट, लिप क्लियरेंस एंगल सही से नहीं है, या अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज की लंबाई असमान है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए 23 नंबर का डी ऑप्शन, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। जो हमारा कटिंग एज है इसकी लंबाई क्या है, असमान है, एक छोटा है एक बड़ा है। असमान लंबाई है, या जो इनका कटिंग एज है प्रॉपरली ग्राइंड नहीं किया गया है, एक कम एंगल में है दूसरा ज़्यादा एंगल में है। तो उस समय जो हम ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं उससे बड़े साइज का ओवर साइज का होल बनने की संभावना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर, इसमें क्या पूछा गया, इफ ए बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज। वाइस बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो उसमें किस प्रकार का दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है। मीन्स कोई हमारी वाइस है जो मान लीजिए बेंच वाइस ही है, अगर उसको हम क्या करते हैं ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो उसका कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है हैंडल, स्पिंडल, स्क्वायर नट, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फिक्स जा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई वाइस है उसको हम ओवर टाइट कर देते हैं तो उसका जो स्पिंडल होता है ये डैमेज हो जाता है। 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन स्पिंडल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है वाइस का, तो ये बेसिकली माइल्ड स्टील MS का बनाया जाता है। जो जा प्लेट होती है टूल स्टील की बनी होती है, फिक्स जा या मूवेबल जा कास्ट आयरन की बनी होती है, स्प्रिंग स्प्रिंग स्टील के बनी होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है गाइड नट या फिर इसी को कहा जाता है बॉक्स नट, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है गन मेटल का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेंच वाइस होती है इसको पैरेलल जा वाइस या इंजीनियर वाइस क्यों कहते हैं, तो जो इसका मूवेबल जा होता है फिक्स जा के पैरेलल खुलता है, इसीलिए इसको हम पैरेलल जा वाइस या इंजीनियर वाइस के नाम से भी जानते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछ रहा व्हिच ऑफ दीज नॉट ए बेस यूनिट अंडर SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों के SI मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है, बेस यूनिट नहीं है। ऑप्शन दिया गया केल्विन, कैंडिला, मोल या फिर जूल। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, हमारी 7 फंडामेंटल राशियाँ होती हैं, 7 आधारी भौतिक राशियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है लेंथ। लेंथ किसका मतलब लेंथ होती है पहली भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा होता है मास, द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरी राशि होती है टाइम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समय कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। और जो चौथी राशि होती है, चौथी भौतिक राशि होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। पांचवी भौतिक राशि आती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। कंफ्यूज नहीं होना है, जो डिग्री सेल्सियस है ये भी मात्रक है लेकिन ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है। एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। 6 नंबर जो आती होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। और जो नेक्स्ट होती है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है मोल। ये होती हैं भौतिक राशियाँ। इसके साथ साथ दो मतलब संपूरक राशियाँ या कह सकते हैं संपूरक मात्रक होते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला होता है उसमें
प्लेन एंगल जिसे हम कहते हैं समतल कोण, तो उसका मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा होती है उसमें सॉलिड एंगल, ठीक। सॉलिड एंगल को हम कहते हैं ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये कुछ प्रमुख राशियां होती हैं। यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा मतलब बेस राशि नहीं है, तो केल्विन हो गया टेम्परेचर का, कैंडला हो गया ज्योत तीव्रता का, मोल हो गया पदार्थ की मात्रा के, तीनों तीनों क्या है एसआई है। लेकिन 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 जूल आपकी एसआई यूनिट नहीं है। जूल किसका मात्रक है, तो ये वर्क का या फिर एनर्जी का मात्रक होता है जूल, जिसे, ठीक है। इन चीज़ों को, WCS को, वर्कशॉप कैलकुलेशन को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब में जाकर आप सर्च करेंगे टेक प्रो, तो वहाँ पर आपको WCS से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके साइंस की क्लास को और मैथ की क्लास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप WCS की टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करें कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टर टेक्निकल क्लासेस को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो की नहीं मिल पाती है टाइमली। और हाँ, हमारे जो चैनल पे 9.78 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी ITI के फील्ड में पहला चैनल होगा जो कि 1 मिलियन को पहुंचने वाला है, जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक सुनहरा टाइम होगा जब हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, उसको हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।